क्या आप खाने के शौकीन हैं और बिरयानी पसंद करते हैं? तो बिरयानी के साथ जुड़े कुछ फैक्ट्स और कुछ कहानियाँ सुनना चाहेंगे? सो कीप वॉचिंग सफ़र ज़िंदगी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो मेरे उन सब व्यूअर्स के लिए है जिन्हें खाना बनाना और खाना खाना एक आर्ट है, ये मानते हैं। एक सर्वे के दौरान जाना गया है कि ऑनलाइन डिमांड खाने में से बिरयानी के नाम सबसे पहले आता है। बिरयानी की हांडी, इसकी खुशबू जब हमारे और आपके पास आता है तो हमारी भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये जायकेदार खाना पहले तो हम ओकेशन पे या त्योहारों पे खाते थे, लेकिन आजकल इसका डिमांड और पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि छोटे बड़े बहुत सारे रेस्टोरेंट हो गया, छोटे बड़े क्लाउड किचन बन गया, छोटा बड़ा शॉप हो गया। बस एक फ़ोन घुमाओ, बिरयानी आपके सामने हाजिर। लेकिन ये जायकेदार रॉयल खाना, जब आप इसका जायका लेते हो तो इसके आपके मन में ये सवाल ज़रूरी आता होगा कि ये जायकेदार रॉयल खाना आया कहाँ से? ये एक हिंदुस्तानी खाना है या फिर ये एक सेंट्रल एशियन फूड है या फिर ये एक मुगलाई खाना है? चलिए खोजते हैं इसका जवाब। जाना जाता है कि बिरयानी बिरयान शब्द से आया है। ये एक पार्शियन शब्द है जिसका मतलब है बनाने से पहले फ्राई करना या भुनाई करना। हम जो बिरयानी हिंदुस्तान में जो बिरयानी हम जानते हैं, इसे दरअसल बिरंज बिरयानी के नाम से जाना जाता है। बिरंज का मतलब होता है चावल। ये एक पार्शियन वर्ड है। नुस्खे की जायका, गंगा जमुनी तहजीब, मीर बखावत, शाही हकीम, खाजा स्वरा, नुस्खे और भी बहुत कुछ हम आगे डिटेल्स में जानेंगे वीडियो में। डिटेल्स में जाने से पहले एक झलक देख लेते हैं पुरानी दिल्ली के कुछ पुराने रेस्टोरेंट जो मेनली मुगलाई खाना और बिरयानी के लिए स्पेशल है। चलिए जानते हैं फर्स्ट कौन है। फर्स्ट है करीम्स बिरयानी, जो स्टैब्लिश्ड हुआ था 1913 में। नेक्स्ट है अल जौहर, जो 1947 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। अल जौहर के बाद आता है आंध्रा बाबन कैंटीन 1956, खान चाचा 1970 एंड ओबेरॉय बिरयानी 1980। अब हम आते हैं फूड हिस्टोरियन एंड पर्शियन स्कॉलर सलमा यूसुफ हुसैन जी ने बिरयानी के बारे में क्या बताते हैं। फूड हिस्टोरियन एंड पर्शियन स्कॉलर सलमा यूसुफ हुसैन जी ने पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसक्रिएशन करके एक किताब के रूप में मुगलाई खाना लोगों के सामने ले आए। मुगलाई खाना लोगों तक पहुंचाना इनका मेन कोशिश है। सलमा जी ने राष्ट्रपति भवन के किचन में भी इन्होंने रिसर्च वर्क किया और ये काम इन्होंने शुरू किया था अब्दुल कलाम जी के समय और समाप्त हुआ था प्रतिभा पाटिल जी के समय। मुगलाई खाना मेनली सेंट्रल एशियन फूड है और बाबर सेंट्रल एशियन फूड खाना पसंद करते थे और हिंदुस्तानी खाना बाबर परहेज करते थे। हिंदुस्तानी खाना क्यों परहेज करते थे, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। चलिए जानते हैं ये कहानी क्या है। जाना जाता है जब आगरा से दिल्ली आते समय बाबर कुछ देर तक तुगलकाबाद में रुके थे। उसी दौरान इब्राहिम लोदी का जो वालिदा थे, उन्होंने बाबर की खाने में जहर मिला दिया था और वो बाद में डिटेक्ट भी हो गया था। तब से बाबर ये जो हिंदुस्तानी खाना है ये खाना परहेज करते हैं। आईनी अकबरी में हम तीनों कैटेगरी की खाने के बारे में जानते हैं जो मुगल पीरियड में बनता था। जैसे कि एक होता था अनाज वाला खाना, एक है अनाज के साथ गोश्त वाला खाना एंड थर्ड है हल्का मसालेदार खाना, जैसे कि दो प्याजा। अनाज के साथ जो गोश्त वाला खाना होता था वो मेनली होता था जैसे कि गेहूँ गोश्त, चावल गोश्त, बाजरा गोश्त, ऐसे ही। बिरयानी भी सेकंड कैटेगरी में आता है। हुमायूं के समय बहुत सारे ईरानी मसाला और बाबूर्ची हिंदुस्तान में आया था और ये बाबूर्ची जब हिंदुस्तान में आए, ईरानी बाबूर्ची जब हिंदुस्तान में आए और जो हिंदुस्तान के बाबूर्ची थे, इन्होंने एक साथ मिले और इनका खाना बनाने का तरीका भी एक दूसरे में एक्सचेंज हुआ और एक दूसरे ने अपनाया। इसे कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। बिरयानी का इनोवेशन भी ऐसे ही हुआ, ये माना जाता है। हुमायूं का जो बेगम थे हमीदा बानो बेगम, इन्होंने रॉयल दस्तरखान में ईरानी खाना बहुत अच्छे से एक अलग अंदाज से परोसते थे। नूरजहां के समय भी हम बहुत सारे इनोवेशन के बारे में जानते हैं। इसमें से खाने में भी इन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किया हुआ है, जैसे कि
फूड कलर, फूड एसेंस की जो शुरुआत हुई इसी समय से हुआ था। फूड गार्नि जो खाने में गार्निशिंग होता है, जो हम अभी भी हम यूज़ करते गार्निशिंग करते हैं, तो वो मेनली ये नूरजहां के समय से ये शुरुआत हुआ था। अब आते हैं ईरान में इस्पाहान बोल के एक जगह है, वहाँ का ट्रेडिशनल एंड बहुत पॉपुलर डिश है जिसका नाम है बिरयान। ये बिरयान कैसे बनता था? नान, उसके ऊपर गोश्त, उसके ऊपर सलाद, ऐसे ही लेयर देके बिरयान बनता है, जो ईरान का इस्पाहान का पॉपुलर एंड ट्रेडिशनल डिश है। और जब ईरानी को हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के लोग चावल बहुत पसंद करते हैं और क्लाइमेट के अनुसार ये मतलब सूटेबल भी है, मतलब अच्छा भी है इनके लिए। तो इन्होंने क्या किया, खाने में वो नान के बदले में इन्होंने वो चावल रख दिया और थोड़ा नुस्खे यूज़ किया, कई टेक्निक यूज़ किया, और फिर उसके बाद बन गया है हमारे ये लजीज जायकेदार बिरयानी। अब ये जो बाबूर्ची थे, इनको इन्होंने बहुत अच्छे से नुस्खे यूज़ करते थे, टेक्निक यूज़ करते थे, ट्राई करते थे और इनोवेशन करते थे। और जैसे कि इन्होंने खाने में पहले, जैसे अगर गोश्त बनाना होता तो इन्होंने गोश्त में पहले से चंदन की लेप लगा देते थे, फिर उसको थोड़ी देर छोड़ के फिर उसके बाद उसको क्लीन करते थे। इसमें गोश्त की खुशबू अच्छे से आता था, उसका मतलब एक वो लजीज और जायकेदार खाना बन जाता था। तो ये सब मतलब छोटे छोटे काम करते थे, मतलब मैरिनेशन में भी काफ़ी लेयर, मतलब 1 2 3 लेयर बन के तब जाके पूरा प्रोसेस मैरिनेट होता था। मतलब चावल को और भी मतलब हेल्दी चावल से मतलब बहुत अच्छा, दिखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे, वो हेल्दी फूड भी हो, इसीलिए क्या होता था, चांदी की कोटिंग होता, चांदी का जो तबक है उसको कोटिंग होता, चावल में चांदी का तवा कोटिंग करके चावल रखते थे। तो इसी तरह से और भी, जैसे कि पानी का इनको बहुत, पानी और आग का कंट्रोल करना इनको बहुत अच्छा से आता था। पानी और आग मतलब खाना बनाने का मेन है। तो वीरों ने इस मतलब जैसे कि कभी इनको बहुत ज़्यादा आग की ज़रूरत हो, तेज़ आग की ज़रूरत है, तो इन्होंने हाथ के जो पंखे होते थे उसे हवा करके, जैसे 3 पंखे हवा, 2 पंखे हवा, 1 पंखे, आधा पंखे हवा, जैसे हम अभी सिम करते हैं तो वो 1 पंखे की उन्होंने हाफ पंखे की हवा करते थे, तो वो सिम से धीमी धीमी आँच होता था। ऐसे करके ये छोटे छोटे टेक्निक और इनोवेशन करते थे, और ऐसे इनोवेशन टेक्निक यूज़ करते थे जिसे नुस्खा कहता था। और ये ऐसे इसी नुस्खे को नुस्खे की जायका नाम से जाना जाता है। और ये जो नुस्खे का जायका है, इसी से मतलब खाना और अच्छा बनता था और बादशाह भी खुश हो जाते थे और इनको इनाम भी मिलता था। तो बाबूर्ची के हाथ में जो आर्ट होता था, जो कला है, वो हम बिरयानी बनाते समय भी देखते हैं। जैसे कि इन्होंने पहले चावल को कोटिंग करते थे, चांदी की जो तबक आता था उसकी तबक से, चांदी के तबक से उन्होंने चावल को कोटिंग करने के बाद उसको देग में स्प्रेड कर देते थे। जैसे जिस टाइम उन्होंने देग में स्प्रेड करने के बाद उसके बाद वो मतलब जैसे कि गोश्त को, मैरिनेटेड गोश्त को, उसके बाद उसके ऊपर लेयर लगाते थे। फिर उसके बाद जैसे कि प्याज, भुनी हुई प्याज को उसके ऊपर काफ़ी मसाला और काफ़ी और भी बहुत सारे नुस्खे, ज़ाफ़रान, फूड कलर, फूड एसेंस, ये सब यूज़ करते थे। और फिर उसके बाद गुलाब की पंखुड़ियाँ ऊपर से एकदम पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देते थे। तो ये जैसे एक वाइट चावल के ऊपर लेयर बाय लेयर ये जो हर चीज़ को ऐसे स्प्रेड मतलब करके करके जाते थे, लेयर बाय लेयर तबक लगाते थे। इसे मतलब जैसे लगता था कि मानो एक आर्टिस्ट अपने कैनवस में रंग भर रहे हो। फिर उसके बाद ये जैसे ही पूरा लेयर बन जाता था, फिर उसको ढक देते थे और दम दे देते थे। दम देने के बाद बहुत धीमी आंच में, एकदम धीमी आंच में ये पकता था। जैसे इसका हंडी खुलता था तो एक अलग खुशबू और पूरा जगह को मतलब खुशबू में मअतर कर देता था। उसके बाद मतलब ये बिरयानी बन जाता था। अब बिरयानी तो बन गया, अब बिरयानी रॉयल किचन में जो बनाते थे, और इसमें रॉयल किचन में कैसे बनता था, कौन कौन इसमें रोल प्ले करते थे, और रॉयल किचन में बनने के बाद ये दस्तरखान तक कैसे पहुंचता था और वहाँ के अदब कैसे होता था, ये सब हम जानते हैं। चलिए,
जाना जाता है कि पहले मेन रोल प्ले करते हैं मीर बखावल। मीर बखावल जो थे एक खाने में पूरा सब कुछ, मतलब किचन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में होता था। और ये खाना मतलब क्या खाना बनेगा, कितना मतलब क्वांटिटी में खाना बनेगा, कौन क्या करेंगे, ये सब कुछ उनके हाथ में रहता था। इनके इनके नीचे बहुत सारे सब लोग काम करते थे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते थे और खाना ऐसे ही बनता था। लेकिन उसके इनके ऊपर भी एक थे, उनका उनका वो होते हैं शाही हकीम। शाही हकीम जो थे इनका अलग ओहदा होता था। इन्होंने खाने में पौष्टिक बैलेंस कितना होगा, कौन सा मसाला होगा, कौन सा चावल यूज़ होगा, मतलब वेदर के हिसाब से खाना कैसा होगा, ये बादशाह के सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये सब कुछ इन्होंने ये सब को देखते थे। और इसकी इंस्ट्रक्शन के बाद ही मतलब जो मीर बखावल है वो उन्होंने खाना बनवाते थे। अब जब खाना बन जाता था तो शाही हकीम फिर खाना टेस्ट करते थे। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया जो ये खाना अच्छा ठीक है, सब कुछ बैलेंस है, तब जाके ये खाना रॉयल दस्तरखान में पहुंचता था। अब खाना जैसे ही बन गया तो एक हिस्सा अल्लाह के नाम से नियाज के लिए उठाया जाता था, जो गरीबों में बांटा जाता था बाद में। और ये दस्तरखान में जो पहुंचते थे रॉयल किचन से जाके रॉयल दस्तरखान तक कौन पहुंचाते थे, ख्वाजा स्वरा ये दस्तरखान में पहुंचा देते थे। अब सिलिपची आता था और जग आता था जो हाथ धुलाया जाता था। बादशाह के साथ जो नोबल रहते थे और जो भी उनके साथ रहते थे उनका सबका हाथ धुलाया जाता था। हाथ धोने के बाद ख्वाजा स्वरा मीर बखावल दूर से बिस्मिल्लाह बोलते थे। और बिस्मिल्लाह की आवाज़ सुन के बादशाह खाना स्टार्ट करते थे। बादशाह जैसे खाना स्टार्ट करते थे उसके थोड़ी देर बाद बाकी सब लोग खाना शुरू करते थे। अब जैसे खाना ख़त्म हो जाता था तो उन्होंने खाना अब फिर से सिलिपची आती थी और जग आता था और बेसन से हाथ मल के धुलाया जाता था और मखमल के कपड़ों में हाथ को पोंछा जाता था। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब पूरा खाना ख़त्म हो जाता था तो मीर बखावल फिर से थोड़ा दूर से आवाज़ देते थे कि खाना ख़त्म हुआ, तब जाके ये पूरा सफ़रनामा ख़त्म होता था। तो ऐसे ही पूरा सिस्टम मतलब चलता था और बिरयानी की भी इनोवेशन हो गया, अदब और तहजीब के साथ खाना भी हो गया। अब बताइए वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगले वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।